नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह आज फिर लेकर आया अपनी कक्षा नंबर 34 क्लास नंबर 34। चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए अपने आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 681, क्वेश्चन नंबर 681। देखिए क्या पूछा है इसने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसिपेंट ऑफ अशोक चक्र अवार्ड। निम्न में से कौन से जो है अशोक चक्र किन्हें दिया गया है। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए अभिजीत गुप्ता, ऑप्शन बी हंगपन दादा, ऑप्शन सी लांस नायक नजीर अहमद वानी, ऑप्शन डी सुनील छेत्री। दोस्तों इस प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों ही जो ये भारतीय जवान थे, जो कि आपके हंगपन दादा जो हैं असम यूनिट के जवान थे, और जबकि आपके लांस नायक नजीर अहमद वानी जो है आपके ये राष्ट्रीय राइफल्स के जवान थे। इनको नजीर अहमद वानी को वर्ष 2019 में 25 नवंबर वर्ष 2019 में इनको ये चक्र से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत, जबकि आपके हंगपन दादा जो है इन्हें वर्ष 2016 में मरणोपरांत इस अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 682। देखिए क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस क्लासिकल इंडियन डांसर। निम्न में से कौन से प्रसिद्ध भारतीय सांस्कृतिक नृतक हैं। आपका फिर से बोल दूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। निम्न में से कौन से भारतीय सांस्कृतिक नृतक हैं। आपके चार ऑप्शन। अमृता शेरगिल, सतीश गुजराल, ऑप्शन सी सोनल मानसिंह, ऑप्शन डी भीमसेन जोशी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो है अभी वर्तमान में ये 76 वर्ष की हैं और ये इनका जन्म भारत के मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में हुआ था, जो कि आपकी शास्त्रीय संगीत भरतनाट्यम और एक दो और हैं जिनमें इनका काफी अच्छा नाम है और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रखा है इसमें आपके इंटरनेशनल लेवल पर भी। और इन्हें जो है भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सांसद भी मनोनीत किया गया है। ये इस समय भारत के राज्यसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक प्रकार से राज्यसभा सदस्य हैं। और जो आपके अमृता शेरगिल हैं, ये आपकी बहुत मशहूर आपकी वो हुआ करती थी 20वीं शताब्दी के अंदर, काफी मशहूर चित्रकारी थी इनकी, चित्रकला से संबंधित थी। जबकि आपके सतीश गुजराल जी हैं, इनका भी संबंध आपके पेंटिंग से है। ये भी एक पेंटर हैं, राइटर है और एक शिल्पकार भी हैं। जबकि आपके भीमसेन जोशी जो हैं आपके ये एक गायक हैं, वोकलिस्ट हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 683 683 क्या पूछ रहा है। ओवर दी 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन द अर्थ आर डैश। यह पूछ रहा है, बताइए पृथ्वी पर 2/3 से अधिक जितने भी प्राणी पाए जाते हैं उनके नाम किस कैटेगरी में आते हैं। आपके चार ऑप्शन। पोरीफेरा, ऑप्शन बी आर्थ्रोपॉड्स, ऑप्शन सी शिलमेंथिस, ऑप्शन नंबर डी सिटेनोफोरा। आपके ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑर्थोपॉड्स वे जीव होते हैं जिनके सिर पर आंखें होती हैं और 6 से अधिक पैर होते हैं, 4 या 6 से अधिक पैर होते हैं। और ये जो है आपके पानी पर और पेड़ों पर और जमीन पर कहीं भी रह सकते हैं, जैसे आपके केचुए हो गए, आपके कॉकरोच हो गए। इस प्रकार के जीव जो है आपके 2/3 जीव जो है पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा इनका जो नाम है ऑर्थोपॉड्स की कैटेगरी में आते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 684 684। देखिए क्या पूछा है। ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है और थोड़ा इसे समझने की प्रयास जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है आपका थोड़ा समय लेते हैं जरूर, परंतु आप अगर कंपटीशन में उतर रहे हैं तो एक एक नंबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या पूछा गया है इसमें। हाउ फार दे शुड द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड फ्रॉम द कनकेव मिरर of a focal length 4.8 cm when the image is to be obtained at a distance of 12 cm of the mirror। देखिए दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा आपका हिंदी में परिवर्तन कर देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। इसमें पूछ रहा है यदि आपके पास एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, यदि आपके पास ये कोई उत्तल दर्पण है और इसमें आपको उसकी फोकल लंबाई दी हुई है, ये आपकी फोकल लंबाई है, ठीक है, जिसकी आपने उसने दे रखा है आपको फोकल लंबाई 4.8 सेंटीमीटर। और जबकि आपको वह बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह यहां से, ये इसके सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। यहां से जो इसकी प्रतिबिंब की दूरी है वह यहां मान लीजिए, इसे हम वी कह लेते हैं, वी पॉइंट। प्रतिबिंब की जो दूरी है वह 12 सेंटीमीटर है। तो उसने पूछा है बताइए जो एक्चुअल में जो आपका ऑब्जेक्ट है वह कहां रखा हुआ है। यानी कि अगर ये समझ लें हम, या कहीं यहां मान लेते हैं, ये यू मान लेते हैं इसको। तो ये पूछ रहा है बताइए कि जो इसकी दूरी है इससे आपके दर्पण से
वह कितनी होगी। तो दोस्तों इसका आपका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप जरूर रट के जाएं और उससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u जमा में 1/v। ठीक है, ये आपका कनकेव मिरर का फॉर्मूला है, उत्तल दर्पण का फॉर्मूला है। इसके अंदर क्या है, ये 1 फोकल लंबाई बराबर ये जो है 1/u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की दूरी यानी वास्तविक दूरी वस्तु की, और जबकि 1/v का मतलब होता है आपका वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी। यदि हम इसके अंदर फॉर्मूले को सेट करते हैं और हम इसमें लिखते हैं 1/f, f हमारे पास दिया गया है इसने 4.8 सेंटीमीटर। अगर हम इसका डेसिमल हटा के ऊपर लगा दें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ हमें दिया गया है, अगर मुझे ये 1/u निकालना है यानी कि ऑब्जेक्ट की असली दूरी निकालनी है, वस्तु की दूरी निकालनी है, तो जो मेरा इधर माइनस का 1/v था, जो मेरी प्रतिबिंब की जो दूरी थी वो मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से। और यदि मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो ये मेरा कुछ आएगा 12/48 का जो मैं एलसीएम लूँगा तो 48 आएगा। ठीक है, जब इसको हम यहाँ करेंगे 10, यहाँ माइनस बरचक 4, और इसे अगर हम आगे की तरफ सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 6/48। ये तो 1/u आ गया, हमें तो u की वैल्यू चाहिए यानी कि वस्तु की वास्तविक दूरी चाहिए u, तो इसका उल्टा कर दीजिए 48/6। जब इसे 48/6 करेंगे काटेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से कोई कोई एक एक प्रश्न आपके में आ जाता है जो कि आपका कंपटीशन को थोड़ा सा टफ कर देता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 8 सेंटीमीटर होगी वास्तविक दूरी। इसमें आपको अगर ये न्यूमेरिकल नहीं देगा तो आपको फॉर्मूला जरूर पूछ लेगा। तो फॉर्मूले में आपको बता ही दिया, इन दोनों में एडिशन होता है। जबकि आपके अगर ये कन्वेक्स मिरर देता है यानी कि अवतल दर्पण देता है, अवतल दर्पण अगर ये देता है तो इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों के बीच में। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 685। 685 ये क्या पूछ रहा है, हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना। यह कह रहा है वर्तमान में चीन के विदेश मंत्री कौन है। आपके 4 ऑप्शन, शी जिनपिंग, यू विन मिंट, वांग यी, शिंजो आबे। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वांग यी। बाकी के 3 ऑप्शन इनके विषय में अगर आपको पता होगा तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। शी जिनपिंग जो है चीन के राष्ट्रपति हैं, जबकि आपके यू विन मिंट जो है म्यांमार के राष्ट्रपति हैं, जबकि आपके जो शिंजो आबे हैं जापान के राष्ट्रपति हैं। तो बचा ये वांग यी जो हैं चीन के विदेश मंत्री हैं। इनका नाम हाल ही में क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी भारत और चीन के मध्य में आपस के अंदर सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, इस वजह से इन सभी का नाम आ रहा है इनके बीच में। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं 686। 686 क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव। यह पूछ रहा है बताइए रेडियो तरंग की धैर्य तरंग कितनी होती है, तरंग धैर्य कितनी होती है। आपके 4 ऑप्शन, 10 सेंटीमीटर से 100 किलोमीटर, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, 1 मिलीमीटर से 10 सेंटीमीटर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपकी ये रेडियो वेव्स पूछा है इसने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, 10 सेंटीमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक। इसकी तरंग दैर्घ्य सभी तरंगों में से सबसे अधिक होती है। इसी वजह से जितने भी हमारे कम्युनिकेशन के अंदर, दूरसंचार के अंदर जितना भी हमें किसी मैसेज को तरंगों के रूप में भेजना होता है, जितनी दूरी तक भेजना होता है, इसी वजह से हम इसको भेज पाते हैं, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होती है। और बाकी जो आपको बता दूं, जो 1 mm से 10 सेंटीमीटर की जो तरंग दैर्घ्य होती है, ये आपकी होती है माइक्रोवेव। जो आप माइक्रोवेव ओवन जो आपके घरों में होगा, अगर आपने देखा हो, तो उसके अंदर जो भी आप खाना हीट अप करते हैं, वो आपकी तरंग दैर्घ्य उसकी जो होती है 1 mm से 10 सेंटीमीटर। जबकि आपके 400 से 700 नैनोमीटर, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, 400 से 700 जो होती है विजिबल रेज, यानी कि देखी जा सकने वाली, जो हम देख पाते हैं जिन्हें, वो जो है 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज है। जबकि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक, ये जो तरंग दैर्घ्य है ये आपकी होती है पैरामैग्नेटिक किरणों की, यूवी रेज की होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 687 क्वेश्चन नंबर 687 क्या पूछा है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोवर्जिनिटी, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी दीज वर्ड आर एडेड इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोस्तों इसने ये पूछा है आपका अब तक जितने भी आपके संशोधन, महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं भारतीय संविधान के अंदर, तो आपकी 2 चीजें आपसे अवश्य हमेशा पूछी जा सकती है किसी भी फॉर्म में। एक तो उनके संशोधन होने वाला समय, वर्ष, किस वर्ष हुआ, और वह कौन सा संशोधन था भारतीय संविधान के अंदर। तो आपका यह पूछ रहा है बताइए भारतीय संविधान में जो संप्रभुता, सामाजिकता और अखंडता नाम के ये 3 जो शब्द जोड़े गए थे, यह कौन से वर्ष में जोड़े गए थे। वर्ष तो नहीं पूछा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यह पूछ रहा है बताइए भारतीय संविधान में इन तीनों शब्दों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। आपके ऑप्शन है 40वें, 41वें, 42वें, 44वें। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यह 42वें संशोधन के तहत इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया, और यह जो है 1976 में।
1976 में इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया, जबकि ये 42वां संशोधन था उस समय का। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 688, 688 क्या पूछ रहा है? इन विच ईयर द मिनिमम एज फॉर वोटिंग इज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह पूछ रहा है, बताइए भारतीय संविधान के अंदर मतदान का जो अधिकार है या मतदान की जो उम्र सीमा होती है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस साल की गई? आपके चार ऑप्शन 1980, 1989, 1988, 1990। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वर्ष 1988। वर्ष 1988 में जो है राजीव गांधी की सरकार के समय में आपका यह संशोधन हुआ था। और जबकि आपसे यह संशोधन पूछा जा सकता है, बताइए यह संशोधन कौन सा संशोधन था भारतीय संविधान के अंदर? तो यह 62वां संशोधन था। ठीक है, यह 20 दिसंबर 1988 को 62वां संशोधन किया गया संविधान में और इसको लागू किया गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 689, 689 ये क्या पूछ रहा है? When did Citizenship Amendment Act was implemented in India? यह पूछ रहा है, बताइए भारत के अंदर जो है नागरिकता संशोधन कानून, दोबारा सुन लीजिए, अभी यह हाल ही का है, वर्ष 2019 की बात है ये। तो यह पूछ रहा है, बताइए भारत के संविधान में या भारत में जो है आपके नागरिकता संशोधन कानून को कब लागू किया गया? आपके चार ऑप्शन 10 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019, 12 दिसंबर 2019 या 15 दिसंबर 2019। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 12 दिसंबर 2019। ये 12 दिसंबर 2019 को ये भारत में लागू कर दिया गया, जबकि आपका 10 दिसंबर को यह जो है आपके लोकसभा से पारित हुआ था, जबकि आपका 11 दिसंबर को यह राज्यसभा से पारित हुआ और जबकि 12 दिसंबर को आपके हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसे सिग्नेचर किए गए और यह पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। अगले प्रश्न पे बढ़ते, प्रश्न संख्या 690, 690 ये क्या पूछ रहा है? Who decided the bill is a money bill or not? यह देखिए पूछ रहा है, बताइए कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन निश्चय करता है? इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? आपके चार ऑप्शन राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आपके हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, और आपका पूछ रहा है स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर ऑफ राज्यसभा या राज्यसभा अध्यक्ष। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है केवल यही इन सभी में से केवल यही निश्चय कर सकते हैं, यही डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वो इनकी जिम्मेदारी है, यही बताएंगे कि धन विधेयक की कैटेगरी में आता है या नहीं आता। बाकी और कोई उसको जबरदस्ती नहीं करवा सकता कि ये धन विधेयक में आता है या नहीं आता। और यदि इस आपसे अभी पूछ लिया जाए वर्तमान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं श्री ओम बिरला जी हैं। और यदि इनकी वो पूछ लिया जाए कि इनकी कंस्टिट्यूंसी कौन सी है, यानी कि इनका जो ये सांसद कहाँ से सांसद है, तो ये कोटा राजस्थान से सांसद हैं। ठीक है, कोटा राजस्थान से सांसद हैं, एमपी हैं और इन्हें लोकसभा अध्यक्ष का पद मिला हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 691, 691 क्या पूछ रहा है? व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश फॉरवर्ड ब्लॉक? देखिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न के साथ बहुत सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है आज के इस सेशन के अंदर। यह पूछ रहा है, बताइए सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? आपके चार ऑप्शन 1938, 1939, 1940, 1935। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वर्ष 1939। वर्ष 1939 1939 में इन्होंने जो है राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कि आपका सेशन हुआ था 1939 में एमपी के त्रिपुरी में। और हुआ यह था कि वर्ष 1938 में भी इन्होंने इनकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद दूसरी बार इन्हें मौका, फिर ये दोबारा इन्होंने चुनाव लड़ा उसमें, जिसमें गांधी जी ने जो है इनके वैसे तो अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन विरोध में गांधी जी ने जबरदस्ती पत्ताभी सीतारमैया जी को इनके अगेंस्ट में खड़ा किया और उन्होंने कहा कि यदि पत्ताभी सीतारमैया हारते हैं तो यह मेरी भी हार होगी, क्योंकि वे कभी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्षता करें, कभी भी वो चाहते ही नहीं थे। इसीलिए जो है इन दोनों में आपस में बनी नहीं और मतभेद रहा इन दोनों के बीच में, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के मध्य। इसी वजह से उन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और वर्ष 1939 में जून माह के अंदर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 692, क्वेश्चन नंबर 692 क्या पूछा है? इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स वर बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? यह पूछ रहा है, बताइए भारतीय राष्ट्रीय संविधान के अंदर जो है राज्य के नीति निर्देश जो हैं वह किस देश से लिए गए हैं? आपके चार ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा या आयरलैंड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। दोस्तों मैं बता दूं आपके संविधान में जितने भी पार्ट्स, जितने भी हिस्से हमने दूसरे देशों से कॉपी किए हैं, जो लिए हैं हमने, उनसे संबंधित आपका कोई ना कोई एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। जैसे आपसे ऑस्ट्रेलिया से पूछ लेते हैं
तो ऑस्ट्रेलिया से हमने जो है अपनी समवर्ती सूची ली है, ठीक है। जितनी हमारी ये 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची एवं केंद्र सूची, ये तीनों हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। जबकि आपका जो यूएसए है यानी कि अमेरिका है, अमेरिका से हमने काफी कुछ लिया है, 6 चीजें ली हैं अमेरिका से। कुछ मैं एग्जांपल देता हूं आपको। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान लिया हमने, संविधान की प्रियम्बल ली है, इनकी प्रस्तावना ली है, और सुप्रीम कोर्ट लिया है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। वहीं आपसे कनाडा की पूछता है तो कनाडा के विषय में बता दूं, जो हमारे सेंट्रल केंद्र और राज्य सरकार के मध्य जो आपके पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, यानी कि शक्तियों का बंटवारा जो होगा वो कैसे होगा और किस प्रकार होगा, वो कनाडा से लिया है। मतलब कनाडा से हमने उस चीज को बोरो किया है, कॉपी किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 693, 693 क्या पूछता है? व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बिकम अ गवर्नर ऑफ एनी स्टेट? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न कई प्रकार से पूछा जा सकता है। इसके 2 पहलू बनते हैं। पहले मैं इस प्रश्न को पूरा करूंगा, उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछूंगा। यह पूछ रहा है, बताइए कि किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? आपके 4 ऑप्शन, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। दोस्तों, ये 35 वर्ष जो है आपका राज्यपाल एवं राष्ट्रपति, दोबारा सुन लीजिए, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, इन दोनों पदों के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु है वह 35 वर्ष है। जबकि आपके सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, और आपके प्रधानमंत्री की जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 694, 694, ये क्या पूछ रहा है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? यह पूछ रहा है, बताइए भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा गया? आपके 4 ऑप्शन, नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन, सैम पित्रोदा, या एमएस स्वामीनाथन। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केवल एक प्रश्न नहीं है ये जो भी मैं आपके ऑप्शंस रखता हूं या आपके जो भी प्रश्न लेता हूं वो एक प्रश्न नहीं होता, उसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं। तो 3 प्रश्न उसके साथ अपने आप जुड़ जाते हैं, ठीक है। मैं इसका प्रश्न का पहले उदाहरण आपको पहले इसे सजेस्ट करूंगा, मतलब इसे समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इन तीनों के विषय में बताऊंगा। यह पूछ रहा है, बताइए भारत के अंदर श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा गया? आपके ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीस कुरियन जो हैं भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध के उत्पादन से है, ठीक है। और यदि आपसे कभी पूछा जाता है विश्व के हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, तो वह है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाता है भारत की पीली क्रांति यानी कि ऑयल सीड्स प्रोडक्शन यानी कि तिलहन की उत्पादकता, वह सैम पित्रोदा को कहते हैं उसके जनक। जबकि आपसे पूछा है भारत की हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, तो वह है एमएस स्वामीनाथन। ये 2 टर्म आपके सामने आएंगी, या तो भारत का पूछेगा या विश्व का पूछेगा। विश्व का पूछेगा तो अलग होगा और भारत का पूछेगा तो अलग होगा। यदि विश्व का आपको इस प्रश्न में ये तो श्वेत क्रांति है तो ये भारत के अंदर पूछा गया है तो वर्गीस कुरियन है। जबकि आपके विश्व में हरित क्रांति पूछता है तो वो नॉर्मन बोरलॉग है। जबकि आपके भारत के अंदर हरित क्रांति पूछी जाएगी तो ये एमएस स्वामीनाथन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 695, 695, ये क्या पूछ रहा है? Who was the first Indian to get the Nobel Prize in Economics? ये पूछ रहा है, बताइए भारत के कौन से प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्हें अर्थशास्त्र के अंदर पहला नोबेल प्राइज जीता? मैं बता दूं, अब तक जो है ये केवल 2 व्यक्ति हैं भारत के, भारतीय मूल के 2 व्यक्ति हैं जिन्हें अब तक अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल प्राइज मिला है। आपके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, या ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। मिला तो अभिजीत बनर्जी को भी है, ये हाल ही में वर्ष 2019 में अभिजीत बनर्जी को भी मिला है, ठीक है, जो कि मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है, भारतीय मूल के हैं ये, ठीक है। जबकि लेटेस्ट जो मिला है ये इनको ही मिला है, अभिजीत बनर्जी, और इनकी वाइफ जो है डफलो वाइफ है इनकी, ठीक है। और जो ये अमर्त्य सेन है ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्हें पहला अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया। और यह वर्ष भी पूछा जा सकता है आपसे, तो वर्ष था वर्ष 1998, 1998 में इन्हें पहली बार किसी भारतीय को अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल प्राइज मिला हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, प्रश्न संख्या 696, 696 क्या पूछा है? द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री इन विच द कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज आर डन इज नोन एज। यह पूछ रहा है, बताइए वनों की वह शाखा जिसके अंदर पेड़ पौधों की मतलब कल्टीवेशन मतलब आपका पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, या पेड़ पौधों से संबंधित जो बायोलॉजी की जो आपकी ब्रांच है उसे क्या कहते हैं? आपके 4 ऑप्शन है, एपीकल्चर, वर्मिकल्चर, सिल्वीकल्चर, या मैरीकल्चर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर ही जो है बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंदर आपके पेड़ पौधों से संबंधित कल्टीवेशन, जो पेड़ पौधों को लगाना, उनको उगाना, उनकी उत्पादकता बढ़ाना, उनकी देखभाल, ये जो भी फॉरेस्ट मतलब एक प्रकार से वनीकरण कह लीजिए, वनीकरण की जो
आपकी बायोलॉजी की जो ब्रांच है वो वनीकरण से संबंधित, ये सिल्वीकल्चर कहलाता है। बाकी आपके जो 3 ऑप्शन है इनसे संबंधित बार बार एसएससी और रेलवे पूछता है। एपीकल्चर यदि आपसे पूछा जाता है तो ये होता है कि आपका उसमें एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को आप हनी बी जो होती है, आप शहद जो निकालते हैं, आपने कभी खेती देखी हो, खेती की है, हनी की खेती होती है तो उसे मधुमक्खी पालन के जरिए होती है, वह आपका एपीकल्चर में होता है। जबकि आपके वर्मिकल्चर जो होता है, जो आपके केचुए की खेती होती है, केचुआ पालन जिसे कहते हैं, केचुआ पालन को हम वर्मिकल्चर कहते हैं। जबकि आपका मैरीकल्चर जो होता है, जो आपके पानी के जीव जंतुओं की जो पालन होता है, उन्हें हम मैरीन कल्चर कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 697 697 ये क्या पूछ रहा है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, जितने भी भारत के या इंटरनेशनली राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संस्थान हैं, सरकारी या गैर सरकारी, परंतु काफी हायर लेवल पे जितने भी संस्थान हैं, उनके आपको 3 चीजें आपको अवश्य पता होनी चाहिए। एक तो उनका संस्थापक ईयर या संस्थापन वर्ष, यानी कि जब उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है उनका, और उनके प्रेजेंट के उनके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन है, और उनकी लोकेशन, उनके हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो वही पूछा गया है। इसने बताइए डीआरडीओ के जो प्रेजेंट चेयरमैन है वे कौन है। आपके 4 ऑप्शन, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर के सिवान, डॉक्टर अजय कुमार सिंह या डॉक्टर बलराम भार्गव। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। यदि आपसे पूछा जाता है डीआरडीओ के डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है, वर्तमान में डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार सिंह। जबकि आपसे अगर आपसे इसरो के वर्तमान के अध्यक्ष पूछा जाता है तो वो हैं डॉक्टर के सिवान, जो इन्होंने जो आपने मंगलयान देखी हो फिल्म, या मंगलयान से संबंधित आपने अगर पिछले 1-1.5-2 साल पहले जो लॉन्च किया गया था लूनर चांद के ऊपर जो हमने एक उपग्रह भेजा था, उनके उस समय ये काफी चर्चा में थे। ठीक है, तो डॉक्टर के सिवान है। जबकि आपके डॉक्टर बलराम जो हैं ये इस समय आईसीएमआर के अध्यक्ष हैं, जो आपने देखा होगा हर हफ्ते या कम से कम 2-3 दिन छोड़ के जो कि आपकी आईसीएमआर की मीटिंग होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें ये सामने आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 698 698 ये क्या पूछ रहा है, व्हेन वाज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एस्टेब्लिश। देखिए दोस्तों इसने पूछ लिया है, बताइए वाडा है आपका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का जो संस्थापना दिवस है वह कब है, वर्ष 1989, 1999, 2001, 2004। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और यदि आपसे इसकी हेडक्वार्टर पूछता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। यदि आपसे इसकी राजधानी पूछता है कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी है आपकी ओटावा। ठीक है, कनाडा की राजधानी है आपकी ओटावा। और यदि आपसे पूछा जाता है इसकी करेंसी क्या है, तो वह है आपकी कैनेडियन डॉलर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 699 क्वेश्चन नंबर 699 699 क्या पूछा गया है, वो इज द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएसए। देखिए ये जो मैं आपके 2 सवाल रखे हैं वर्तमान के भारत के, चीन के, रूस के और आपके अमेरिका के जो वर्तमान के आपके विदेश मंत्री जो हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इसमें काफी चर्चा में है, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं इस वजह से। आपके 4 ऑप्शन है, ये वही पूछ रहा है, बताइए अमेरिका के वर्तमान के आपके फॉरेन मिनिस्टर कौन है। 4 ऑप्शन, माइक पोम्पियो, डोनाल्ड ट्रंप, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा या डेविड मालपास। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइक पोम्पियो। माइक पोम्पियो जो है अमेरिका के वर्तमान के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, जबकि आपके डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ के राष्ट्रपति 45वें राष्ट्रपति हैं। जबकि आपकी क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो है आपकी आईएमएफ की अध्यक्ष हैं, हेड है आईएमएफ की, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। जबकि आपके डेविड मालपास जो है आपके ये आपके वर्ल्ड बैंक के हेड हैं, चीफ हैं, जो कि आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। चलिए दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 700 क्वेश्चन नंबर 700 क्या पूछा है, द टाइटल ऑफ हॉकी सुल्तान अजलान शाह कप 2019 वॉन बाय विच कंट्री। यह पूछ रहा है, बताइए वर्ष 2019 में हुए सुल्तान अजलान शाह हॉकी जो कप हुआ था पिछले साल 2019 में, उसकी विजेता टीम कौन है। आपके 4 ऑप्शन, मलेशिया, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है आपका पिछले वर्ष सुल्तान अजलान शाह कप के विजेता रही है यहाँ की टीम। और यदि आपसे अब साउथ कोरिया का प्रश्न आ ही गया है, तो साउथ कोरिया की आपसे पूछ ली जाएगा इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी है सियोल। ठीक है, यहाँ की राजधानी आपकी सियोल। यदि आपसे इसकी मुद्रा पूछ ली जाएगी तो साउथ कोरियन वॉन
ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ की इसकी करेंसी जो होती है साउथ कोरियन वॉन है, जो कि भारत की करेंसी से भी कम है, परंतु इनकी आज इकोनॉमी है वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी है, ठीक है। जबकि आपका नॉर्थ कोरिया जो इसका ही एक भाग था पहले कभी, और जिनसे संबंधित आपने एक हमेशा एक व्यक्ति हैं जिनका नाम सुना होगा आपने, इनका नाम है आपका, जिन्हें हम तानाशाह भी कहते हैं, तानाशाह का नाम आपने सुना होगा। वो बार बार मारने की धमकी जो देते हैं सभी देशों को, उनका नाम है आपका, फिलहाल मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, परंतु आप मैं यकीन करता हूँ आपको ये याद आ गया हूँ। उन कर रखे हैं लास्ट में उनका नाम, ठीक है, किम जोन उन, इनका नाम है किम जोन उन, ठीक है। ये जो है वहाँ के पावरफुल लीडर हैं, ठीक है, इन्हीं की ज़्यादा चलती है। ये नॉर्थ कोरिया के हैं, साउथ कोरिया के नहीं है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया के हैं। और जबकि आपके साउथ कोरिया की अगर आपसे वो पूछी जाती है, आपकी कैपिटल अगर नॉर्थ कोरिया की पूछी जाती है, वो है पियोंगयांग, पियोंगयांग, ठीक है। और यदि आपसे वहाँ की करेंसी पूछती है, यहाँ की भी करेंसी आपकी वॉन है, परंतु उसका फुल नेम पूछा जाएगा तो वो नॉर्थ कोरियन वॉन है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। आज की कक्षा नंबर 34 आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आपको ये कक्षा हमारी बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिखने वाले घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की नोटिफिकेशन डेली मिलती रहे, एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आप अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।